अच्छा जी, ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन अपने कोर्स का। फिर बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया था, क्योंकि मेजर चीज़ तो हमारी इस कोर्स में कोऑर्डिनेट है ना, जो डिफ़र करती है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को कैलकुलस से। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कैलकुलस पढ़ा होता है, फिर आप फर्दर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ते हो, तो इसमें मेन डिफरेंस तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है ना, कि अगर आप y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कैलकुलस के कोर्स में लेते थे, तो इट मीन्स कि आप x फंक्शन ऑफ एक्स वन वेरिएबल लेते थे, दैट इज एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब ये कहते हैं कि हमारा एक फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वो मल्टी वेरिएट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। अब वो एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन हमने हर चीज़ को ज्योमेट्री के हिसाब से स्टडी करना होता है। तो जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तो देखें, अगर मैं ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो वन वेरिएबल के बाद जब मैं टू पे आऊंगी तो भी मुझे एक्स वाई जी एक्सिस पे आना पड़ता है, क्योंकि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। तो सरफेस पे ऑलरेडी बहुत सारे फिनोमेना को डिस्कस करना एज कम्पेयर टू फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डिस्कस करने के थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम ये अब समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स कर दूंगी तो थोड़ा और ज्योमेट्रिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम जितने वेरिएबल्स एक्सीड करते चले जाते हैं वो फिर एक डिफरेंट किस्म का फिनोमेना हमारे पास आ जाता है। तो हम इस वजह से यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम प्रेफर ये करेंगे कि हम z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सरफेस तक रहें, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स तक रहें, और उनको हम ज़्यादा स्टडी करें। और उसके बाद फिर हम, मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में बताया था, एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग, कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम उनको थ्री वेरिएबल्स तक भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के बाद हमने अब ये देखना है कि वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस यहाँ पे क्या है। ठीक है, आप जब भी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपका एक वेक्टर है, आप पहले उसकी वन डायमेंशन लेते रहे हो कैलकुलस में, आप डायमेंशन बढ़ाओगे जब आप कहोगे कि अब ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, या हमारे पास किसी वेक्टर की डायमेंशन टू आ गई हैं, थ्री आ गई हैं, तो फिर हमारी ज्योमेट्री भी तो उसके हिसाब से बदलेगी। तो अब हमने कुछ ऐसी शेप्स पढ़नी है यहाँ पर। ज्योमेट्री ऑफ स्पेस का मतलब यही होता है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी शेप्स जिसमें मेजर हमने सिलेंडर्स और क्वाड्रिक सरफेसेस पढ़नी है, हम उनको स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले जब तक हम कैलकुलस में थे ना, तो हम बहुत सिंपल कर्व्स देख रहे होते थे, जैसे कॉनिक सेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझें कि आपने कैलकुलस के अंदर कॉनिक सेक्शन पढ़ा था। कॉनिक सेक्शन में सिर्फ कर्व्स थी, सरफेसेस नहीं थी, क्योंकि आप टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर कर्व ड्रॉ करते हो, सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब जो ही आ जाते हो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो अब तीन एक्सिस की हेल्प से आपने अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था, तो x वाज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। तो वो एक प्लेन बनता था जिसमें एक एक्स एक्सिस होता था, जिसपे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ड्रॉ करते थे, एंटर करते थे, फिर एक वाई एक्सिस होता था। तो इस प्लेन में हमारे पास सिर्फ एक कर्व बन सकती थी, हमें नहीं पता इस कर्व की डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो जब हम उसकी डेप्थ को, उसकी थिकनेस को देखते हैं, जैसे फर्क होता है ना, एक सर्कल है और एक रिंग है, सर्कल और रिंग में फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है कि आप सर्कल में थिकनेस को इग्नोर कर रहे हो, आप कह रहे हो थिकनेस अप्रोचेस टू जीरो, आप सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री देख रहे हो कि इसकी शेप है कैसी। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में आपने कैलकुलस में, इफ यू रिमेम्बर, हमने जो मेजॉरिटी कर्व्स पढ़ी थी वो क्या होता था, हम एक लाइंस लेते थे, फिर कर्व पे आते थे, कर्व्स में हमने सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, हाइपोपोला आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की सिंपल कर्व्स पढ़ी हैं। अब सरफेसेस के केस में हमें सिलेंडर्स देखने पड़ेंगे, हमें क्वाड्रिक सरफेसेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी सरफेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर्स को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के कोर्स में हमारे पास जो सरफेसेज हैं उनमें सिलेंडर्स से ही हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे सिलेंडर्स के बारे में आप बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आई थिंक आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स को पहले पता होंगे कि देर आर सम टिप्स, कुछ ऐसी हमारे पास जो है वो शॉर्ट फार्मूलाज या शॉर्ट ऐसे हमारे पास अकेले इनडायरेक्ट हमारे पास
नॉलेज होती है कि हम बड़ी आसानी से वो फंक्शन या वो इक्वेशन होती तो हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के अंदर है, लेकिन वहां से सिलेंडर को रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है, और वो हम अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। So what we are going to learn in this section, this is cylinder and various types of quadratic surfaces. Okay, अच्छा सबसे पहले ट्रेसेस को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर सरफेस को इमेजिन करना इतना आसान नहीं होता। जैसे कर्व, अगर मैं आपसे कहूँ सर्कल है, अगर आप 2D में किसी सर्कल को ड्रॉ करते हो या आप उसको इमेजिन करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको किसी भी सरफेस का नाम दे दूं, मैं आपसे कहूँ इसको इमेजिन करें ज़रा, इसके बारे में आप मुझे कोई भी थ्योरी दें तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। अब ट्रेसेस का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट whenever we want to sketch the graph of a surface, it is useful to determine the curves of intersection of these surfaces with planes parallel to the coordinate planes. अभी हम आगे जाके इसको फिगर्स में जाके बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो 3 लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके इस कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको आगे भी काम आएगी कि जब भी आपने किसी सरफेस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, यू हैव टू डिटरमिन दी कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये कर्व्स कहाँ से आएंगी? रिमेंबर दैट इन स्पेस curves are obtained through the intersection of surfaces and planes. आप किसी सरफेस का किसी प्लेन के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास कर्व आती है। हम अगले लेक्चर्स में भी मैनी टाइम्स ये चीज़ हम देखेंगे, और मैं आपको हर फिगर से समझाऊंगी कि सरफेस और प्लेन की इंटरसेक्शन कर्व कैसे आती है। तो ये परेशान नहीं होना कि ये जिस लिखा है समझ नहीं आ रही, यू विल क्लियरली सी दैट कि जब भी आप किसी सरफेस और प्लेन का इंटरसेक्शन लेते हो तो आपके पास कर्व आती है। अच्छा, अब जो प्लेन्स हम लेते हैं, यहाँ पर वो प्लेन्स नहीं है, हमने रैंडम प्लेन नहीं लेना, रिमेंबर दैट। ट्रेसेस के केस में जो आपके प्लेन्स हैं वो हमेशा आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होने चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ प्लेन्स बता दूं तो मैं कहूँगी कि प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू वाई जी एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू एक्स जी एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास आप कह लें कि बेसिक प्लेन्स हैं जो कि हमेशा कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होते हैं। अब इन 3 प्लेन्स के अलावा 3D ज्योमेट्री के अंदर आप अगर देखें एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स आ सकते हैं, लेकिन वो अदर देन उन प्लेन्स के होंगे जो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स होगा। तो आपका जो ट्रेस है वो डिपेंड करता है कि आप जो इंटरसेक्शन के थ्रू कर्व्स ऑब्टेन करोगे, those curves should be obtained through the intersection of surfaces and planes parallel to the coordinate planes. So, अब जो कर्व्स आपने ऑब्टेन की हैं उनको बोलते हैं ट्रेसेस ऑफ द सरफेस। तो आपसे अगर कभी भी ये पूछा जाए किसी भी लेवल पे कि ट्रेस बताएं जी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस विद द प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स करते हो तो आपके पास जो कर्व्स आती हैं ऐसी कर्व्स को ट्रेसेस कहते हैं। अब यहाँ पर अभी जिस पॉइंट पे मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, मैंने आपसे ये कहा है कि ये जो प्लेन्स हैं ये किसी और तरह के प्लेन्स नहीं होंगे, ये स्पेशल किस्म के प्लेन्स हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे। इसलिए ट्रेस की डेफिनेशन में ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आप लिखते हो ना प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये बात लिखना जरूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल नहीं है तो ऐसी जो कर्व्स हमें ऑब्टेन होंगी उनको हम ट्रेस नहीं कह सकते। ट्रेस का दूसरा वर्ड हम क्रॉस सेक्शंस भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से इस दूसरे नाम से ना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर इससे पहले तक समझ नहीं आ रही थी तो अब आ जाएगी। एम आई राइट? कितने लोगों को समझ आ गई है क्रॉस सेक्शन पढ़ने के बाद कि ट्रेस होता क्या है? मैम क्रॉस सेक्शन से पहले आगे थी समझ। तो क्रॉस सेक्शन के बाद आना बंद हो गई? नहीं, उससे पहले ही आगे थे। तो मैम किसके एग्जांपल से समझा रहे हैं? अच्छा, एग्जांपल से समझाती थी बेटा, नो प्रॉब्लम। देखें क्रॉस सेक्शन क्या होती है, आपके पास एक रॉड है, रॉड जरा आप कह लें कि रॉड का एरिया जरा ज्यादा ले लें आप, ठीक है। यानी आपके पास, आपको पता है कि रॉड का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि आपने ये देखना है कि लेंथ एंड विड्थ वाइज उसने कितना वॉल्यूम कवर किया है। अब एक
आप थोड़ी सी इमेजिन करने के लिए ज़रा इस रॉड की थिकनेस ज़रा ज़्यादा लें, ठीक है, एक सर्कुलर रॉड की मैं बात कर रही हूँ। आप इसको किसी भी जगह से कट करें, ठीक है, जिस भी जगह से कट करें, मुझे ये बताएं क्या रॉड की ओरिजिनल जो सर्कुलर शेप है, मैं सिर्फ सर्कुलर साइड से बात कर रही हूँ, क्या उसको किसी भी जगह से कट करने से वो शेप वैसी ही रहेगी या बदल जाएगी? वैसी रहेगी। वैसी रहेगी। और वो शेप कौन सी होगी? सर्कुलर। सर्कल। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सर्कल है। सो हम जब बहुत सारे सर्कल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास वो रॉड बनी है, और इनफाइनाइटली मैनी प्लेसेस से मैं उसकी क्रॉस सेक्शन को ऑब्टेन कर सकती हूँ। अब इसी बात को अभी आई थिंक आपके लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको ज़रा शेप से ये बताऊंगी कि ये जो हम ट्रेस है वो हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं। वहाँ से शो करने के बाद आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, देयर विल बी नो इशू, ठीक है। ओके, अब सिलेंडर होता क्या है? सिलेंडर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि सिलेंडर हमने जिस तरह की ज्योमेट्री में हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, तो हमें सिलेंडर को डिफाइन करना पड़ेगा। आप आगे जाके देखिएगा आपके प्रॉब्लम्स के अंदर बार बार जाके सिलेंडर का वर्ड यूज होगा। सो व्हाट इज अ सिलेंडर? A cylinder is a surface that consists of all lines। जब मैं ये बोल रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो सामने शेप बनी है ना, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, आप इसको देखिए और सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। A cylinder is a surface that consists of all lines। ये हैं जी, ये लाइंस आप देख लें जो आपको नजर आ रही हैं। That consists of all lines, जिनको हम रूलिंग्स भी कहते हैं, that are parallel to a given line। अब देखिए किसी एक लाइन को स्टैंडर्ड बना ले तो सारी की सारी लाइन उस लाइन के पैरेलल आ रही हैं। एंड पास थ्रू अ गिवन प्लेन कर्व। अच्छा, प्लेन कर्व क्या होती है? प्लेन कर्व याद रखिएगा, जब भी आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं उसको प्लेन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन को स्टैंडर्ड बना लिया, उससे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की, तो वो किसकी सरफेस बनाती हैं? सिलेंडर की सरफेस बनाती हैं। अब इसकी एक और सेकंड प्रॉपर्टी भी है, सिर्फ ये लाइंस नहीं लेनी। बताइएगा जी जी, प्लेन कर्व में। बेटा प्लेन कर्व, कोई भी कर्व जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ की जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप लेते हो ना, उसको आप प्लेन कहते हो। आप सर्कल लेते हो, आप उसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, वो प्लेन कर्व है। पैराबोला प्लेन कर्व है, इलिप्स प्लेन कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ स्फीयर, तो स्फीयर जो है वो इट्स टोटली डिफरेंट। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो अब इन लाइंस के अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, एंड पास थ्रू अ गिवन प्लेन कर्व। अब ये रही, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये प्लेन कर्व है, ठीक है। इस प्लेन कर्व से इन सारी रूलिंग्स को क्रॉस करना चाहिए। ये सिलेंडर की डेफिनेशन है। सिर्फ सिलेंडर, अभी सिलेंडर की पूरी डेफिनेशन भी हमने डिफाइन नहीं की, अभी मैं सिर्फ सिलेंडर की सरफेस की बात कर रही हूँ। अपने माइंड में जरा सिलेंडर की शेप लेकर आई। आपके सिलेंडर की जो आउटर सरफेस है, देखिए हर हर जो भी आप स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हो ना, उसकी सरफेस को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ आप एक बॉल लें, जिसको हम बेस्ट स्फीयर की एग्जांपल एक बॉल होती है, तो बॉल की सरफेस क्या होगा? उसका जो आउटर पूरे आप जो 360 पे आप उसको किसी भी साइड से देखते हो, वो उसकी सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी आप जो है वो स्फीयर ले लें या इस तरह की कोई भी शेप ले लें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, सॉरी, तो उसमें जो उसकी सरफेस होगी, दैट मीन दैट कि हमने ये चीज़ सबसे पहले देखनी होती है कि वो बना कैसे। तो सिलेंडर की जो आउटर सरफेस है, पहले ये देखनी है कि ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली वो बनी कैसे है। सो ऑल्टरनेटिवली उसका एक आसान मेथड भी है समझने का, वो ये है कि वी कैन से दैट अ सिलेंडर इज अ सरफेस that is generated by moving a straight line along a given planar curve। अच्छा, आप ये कहने कि आपने जैसे सिलेंडर की पहली डेफिनेशन देखी है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो इसको यूं इमेजिन कर ले कि सिलेंडर एक ऐसी सरफेस है जिसको हम जनरेट करते हैं बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन along a given planar curve। देखें, ये आप ले लें लाइन जो हमने जिसको रूलिंग्स बोला था, अपने कर्सर को गौर से देखना है।
ये रेड कलर की जो आपके पास लाइन है ये आपकी कोई प्लेनर कर्व है। आप इन लाइंस को मेरे साथ जरा इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की जब तक हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मैं प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही, जब आप चले जाएंगे मैथमेटिकल सारी कैलकुलेशंस के अंदर, तो वहाँ मैं आपसे ये नहीं डिमांड करूँगी, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप इमेजिनेशन में जाएं और वैसा वैसा आप ड्रॉ भी करें अपने माइंड में। लेकिन फिलहाल जब तक हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ इस चीज़ को इमेजिन करें। आप सिलेंडर की ज़रा आउटर जो सरफेस होती है उसको इमेजिन करें। उसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या है? बिल्कुल सर्कल है, ठीक है। और अगर मैं लेंथ देखूं सिलेंडर की तो वो रूलिंग्स हैं, पूरी जो कहीं से भी लेंथ देखूं वो रूलिंग्स है। और जो सर्कुलर उसकी शेप है वो प्लेनर कर्व है। तो आप यहाँ से खुद अंदाजा लगाएं क्या आप अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है। दिस सरफेस इज जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन है, मूव होती जा रही है होती जा रही है, एक लाइन आई दूसरी लाइन आई, करते करते मैंने पूरा 360 तक लाइंस ड्रॉ कर दी। तो मैं 360 की लाइंस को किसके अबाउट रोटेट कर रही हूँ, किसके अबाउट मैं इसको मूव कर रही हूँ? एक प्लेनर कर्व है जो हर पॉइंट पे सेम है, एंड दैट इज अ सर्कल। सो द कर्व, वो जिस कर्व के राउंड अबाउट रोटेट करने से आपके पास सरफेस आ रही है, इस कर्व को कहते हैं जनरेटिंग कर्व, जो ये आपके पास एक रेड कलर में यहाँ ड्रॉ करके शो की गई है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, दीज आर लाइंस थ्रू जनरेटिंग कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो डायग्राम के अंदर आपकी रूलिंग्स हैं, याद रखिएगा ये सारी रूलिंग्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। मेरे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि मैं यहाँ पर ये रूलिंग्स किसी और एक्सिस के पैरेलल भी बना सकती हूँ। उससे सिर्फ ये फर्क होगा कि हम सिलेंडर्स को, यहाँ पर जो सिलेंडर होगा वो उसको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा आपको उसकी सरफेस नजर नहीं आ रही होगी जैसे इस वक्त आ रही है। और ये सरफेस यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पज ये है कि रूलिंग्स को एक्स एक्सिस की तरफ दिखाना बेसिकली हमारा पर्पज है, ठीक है। सो इन सॉलिड ज्योमेट्री वेयर सिलेंडर मीन्स सर्कुलर सिलेंडर। अब आपका जो यहाँ पे सिलेंडर है इसकी और कोई शेप नहीं है, बहुत सारी सिलेंडर्स की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ जब भी हम सिलेंडर लेंगे तो हमेशा उसकी सरफेस सर्कुलर होगी, कोई और शेप उसकी नहीं हो सकती। सो द जनरेटिंग कर्व्स आर सर्कल्स, ठीक है, जो भी आपके पास जनरेटिंग कर्व्स होंगी वो सर्कल्स होंगे। बट नाउ वी अलाउ जनरेटिंग कर्व्स ऑफ एनी काइंड। देखें इस पॉइंट की यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने इससे पहले जब भी कहीं पर सिलेंडर का नाम सुना होगा, जब तक आपने एमवीसी नहीं पढ़ा था, जब तक आप कैलकुलस में थे, तो आप जब भी सिलेंडर की बात करते थे तो आपके माइंड में वो एक ही सिलेंडर आता था जो डेली लाइफ में हम जिसको कहते हैं कि जी एक सर्कुलर शेप है, कोई उसकी हाइट होगी स्पेसिफिक। लेकिन अब यहाँ पर हम वो सिलेंडर भी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी जनरेटिंग जो कर्व्स हैं वो हमेशा सर्कल्स ही हों। मैंने आपको सिलेंडर समझाने के लिए जिस सिलेंडर की एग्जांपल देकर समझाया है, हम इससे आगे भी जाएंगे। अब हमें हमारी इस वक्त स्टडी होने वाली ज्योमेट्री ये अलाउ करती है कि आप उस सिलेंडर से चाहें तो बाहर भी निकल आएँ। यानी ये जो मैं कह रही हूँ कि जी मेरे पास जो रूलिंग्स हैं वो जिस प्लेनर कर्व के राउंड अबाउट मूव करने से सरफेस बनती है, ये जो मेरे पास प्लेनर कर्व जो जनरेटिंग कर्व थी, ये अब मैं सर्कल के अलावा भी कुछ ले सकती हूँ। मेरी मर्जी, मैं इसको कोई भी कर्व लूँ फिर भी मेरे पास उससे सिलेंडर बनेगा। बट रिमेंबर दैट अगर आपकी जनरेटिंग कर्व सर्कल नहीं है तो आपका सिलेंडर भी सर्कुलर नहीं बनेगा, वो जैसी कर्व होगी वो सिलेंडर वैसा ही बनेगा। इसको जरा सोचिएगा जो मैंने अभी आखिरी स्टेटमेंट बोली है, फिर सारी समझ आ जाएगी कि व्हाट आई मीन टू से। ओके मैम ये शेप कौन सी है मैम जो ऊपर बनी हुई है, अगर ये बेटा, सर्कुलर ये नहीं है तो? बेटा दिस इज एनी पीस ऑफ द सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, जस्ट अ पीस। आप एक काम करें ना, देखिए आपके पास एक सिलेंडर है ना, अभी सर्कुलर ही ले लें, उसकी सरफेस को कहीं से भी उसका एक छोटा सा पार्ट ले लें तो ये वो है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, मैं आपको ज़रा सिलेंडर पहले दिखाऊँ ना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। चले इसको चले ये भी नहीं, मैं आपको प्रॉपर शेप इसकी, ये देखिए बेटा, ये आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है, मैं इसका जिक्र कर रही हूँ।
अभी तक हम इसी पे कन्फाइंड रहते हैं, हम कहते हैं बस हमारे जहन में ये होता है इससे पहले तक कि सिलेंडर की इसके अलावा कोई शेप नहीं हो सकती, बस यही हमें एक सिलेंडर नजर आता है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना बेटा, ये जो आप एक सर्कुलर आपको नजर आ रही है ना, जिस तरह जो इसकी बाहर की जो सरफेस होती है, वो मैं उसको किसी क्रॉस सेक्शन से भी काटूं तो वो एक सर्कल ही बनेगी, ठीक है। तो इस सरफेस का कोई एक पार्ट ले लिया हमने, कोई भी, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। ये जो हमने अभी सरफेस यहाँ पे दिखाई है, ये कोई भी उसका पार्ट दिखाया है, क्योंकि असल में हम यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि सरफेस होती क्या है। तो हमने उसका कोई एक पार्ट ले लिया और हमने उसको रूलिंग्स के हिसाब से डिफाइन कर दिया। तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक्स जो है ना, रूट्स, वो हम सिलेंडर की पढ़ रहे हैं। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। फिर पैराबोला आपने पहले 2D में मैम पढ़ा है। जी बेटा बोले। मैम बेसिकली सिलेंडर्स में यानी हम प्लेन कर्व को जनरेटिंग कर्व भी कहते हैं, बिल्कुल ऊपर की कहते हैं बेटा, डेफिनेशन। बिल्कुल मैम कहते हैं। फिर मैंने जी 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 मैम, बेटा आप पूछें, आपने बिल्कुल सही कहा है, जनरेटिंग कर्व कहते हैं। तो मैम बाकी बाकी अगर हम जो पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर तो वो उसके लिए फिर प्लेन कर्व की कोई जी डिफरेंट जी डेफिनेशन होंगी या क्या होगा? बेटा आपकी आखिरी बात मुझे समझ नहीं आई, क्या चीज डिफरेंट होगी? मैम अभी हम एमबीसी के अंदर डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे, सिलेंडर्स नहीं होंगे बेटा ऐसे प्लीज कि रिपीट योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आपने पहले जो बात की है वो तो मैम जी जी मैम जो प्लेन कर्व हम लोग पढ़ रहे हैं मैम, वो प्लेन कर्व सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है सिलेंडर्स तक की, या फिर हम और भी कुछ अगर शेप्स पढ़ेंगे उसमें भी प्लेन कर्व्स होंगे हमारे पास? बिल्कुल होंगी बेटा। देखिए तो मैम इसकी तो जी जी तो मैम फिर सिलेंडर्स के लिए सिर्फ हम जनरेटिंग कर्व कह रहे हैं प्लेन कर्व को, या फिर मतलब बाकी भी शेप्स के लिए हम जनरेटिंग कर्व कह सकते हैं किसी उसको? भी किसी भी देखिए बेटा, अगर आपका मतलब जनरेटिंग कर्व से सर्कल है, ठीक है, तो इसके लिए तो आपके पास सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो सिलेंडर ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्पेस में शेप्स हो सकती हैं जिनकी जनरेटिंग कर्व माइट भी सर्कल हो। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम फेमिलियर शेप्स को देखें तो जनरेटिंग कर्व जो सर्कल है वो मोस्टली सिलेंडर की ही होती है। आप मुझे बताएं ना, आप खुद इमेजिन करें, मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें जनरेटिंग कर्व आप सर्कल बताएं एंड दैट विल बी अदर देन द सिलेंडर। डू यू हैव एनी एग्जांपल? नो मैम। वैसे इसको इमेजिन कीजिएगा, लेकिन जहां तक हम चूंकि सिलेंडर हमारे कंटेंट्स का हिस्सा है, हम सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं अपनी सर्फेसिस को पढ़ना, तो सिलेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल जिसकी जनरेटिंग कर्व आपके पास एक सर्कल होती है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि हमने सिर्फ अब इस सिलेंडर तक नहीं रहना, हम और भी सिलेंडर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर जब आपके पास वो सर्कुलर जनरेटिंग कर्व चेंज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि वो चेंज होकर कोई पैराबोला बन जाती है, कोई और शेप बन जाती है, तो जाहिर है फिर उससे बनने वाली सरफेस मेरी या उससे बनने वाला ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर सिलेंडर नहीं रहेगा, फिर वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर सरफेस होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी जनरेटिंग कर्व कैसे है। क्यों उस पर डिपेंड करती है? क्योंकि रूलिंग्स ने जनरेटिंग कर्व के अबाउट मूव करने से सरफेस बनानी होती है। तो वो अगर सर्कल है तो वो सर्कुलर वे में मूव करेंगी रूलिंग्स। अगर मैं कहती हूँ कि वो सर्कल नहीं है, मैं उसको इलिप्स ले लेती हूँ, ठीक है, इलिप्स लूंगी तो मेरी सारी रूलिंग्स ने इलिप्स के अबाउट मूव करना है, तो फिर मेरी इलिप्टिक टाइप की उसकी सरफेस बन जाएगी। आप समझ आइए? यस मैम, थैंक यू। मैम जिससे हमने स्टडी की है वो सर्कुलर सिलेंडर तो नहीं था ना, किसी और टाइप का सिलेंडर था जिससे हमने सिलेंडर की डेफिनेशन रीड की है। बेटा डेफिनेशन में हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, आपने सिर्फ इसको प्लेनर कर्व का है। लेकिन अगर मैं ये जो सरफेस है मैं इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ पूरे सिलेंडर के लिए, तो फिर मैं इसको एक पार्ट नहीं लूंगी, फिर ये जब कंप्लीट होगा तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक लेकिन है। मैम ये सर्कल, ये जो नीचे वाली कर्व है इससे ये सर्कल तो नहीं ना बनेगा। जो ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है, जो नीचे वाला इसने पार्ट बनाया है। नीचे वाला पार्ट बेटा कौन सा? ये ना ना मैम, इससे क्या रेड में नीचे वाला ये मैम जो वाई एक्सिस के करीब है। जो वाई एक्सिस के करीब है, जी बेटा इसमें क्या ये कंफ्यूजन है? मैम ये इससे सर्कल तो नहीं ना बनेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वो ऊपर वाला ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
नहीं नहीं नहीं, आप ना, वही बात बेटा मैं कह रही थी, आप ना चीज़ों को इमेजिन करो ज़रा। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं देखिए, एक एक पीस ऑफ क्लॉथ है ना, मैं अगर रफली उसको रखती हूँ तो वो किसी भी शेप में आपको नज़र आ सकता है, लेकिन जब मैंने उसको एक सर्कुलर पोजीशन देनी है तो मुझे सर्कुलर नज़र आएगा ना। ये आपके